नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एक वक्त था जब सैकड़ों की तादाद में नक्सली धावा बोलते थे और सुरक्षा बलों को घेर कर घंटों गोलियों की बौछार की जाती थी। कितने ही जवान शहीद हो जाते थे। पुलिस बलों समेत सीआरपीएफ के वाहनों को बारूदी सुरंगों के जरिए खिलौनों की तरह हवा में उड़ा दिया जाता था। बावजूद इसके माओवादियों पर ठोस कार्रवाई के नाम पर सबकी जुबान पर ताले लग जाते थे। लेकिन आज वो दौर है जब नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है। लाल आतंक के तमाम बड़े चेहरे या तो मारे जा चुके हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं। पोलित ब्यूरो के बड़े लीडर्स के पीछे चलने वाले आम नक्सली आज पूरी तरह अनाथ हो चुके हैं। उनके अंदर भ्रम और डर का माहौल है। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने जिस रणनीति के साथ नक्सलवाद की कमर तोड़ी, उसके सामने अब माओवादियों के दोबारा सिर उठाने की गुंजाइश नहीं बची है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त करने का वादा कर चुके हैं। मांडवी हिडमा के खात्मे के बाद से ये लक्ष्य अब मुश्किल नहीं लग रहा है। दशक पुराना लाल आतंक अब माओवादी खौफ का अंत। अवैध उगाही का नेटवर्क ध्वस्त। सरेंडर या एनकाउंटर विकल्प। मार्च 2026 तक पूरा सफाया। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। चार दशक से देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुके माओवादियों के सामने अब दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वो सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, या फिर सुरक्षा बलों के हाथों एनकाउंटर में ढेर होने के लिए तैयार रहें, यानी समर्पण या मौत। केंद्र सरकार की इसी दृढ़ नीति का अंजाम है कि बड़े बड़े नक्सली नेता हथियार छोड़कर समर्पण करने पर मजबूर हुए, या फिर सुरक्षा बलों ने जंगल के अंदर ही मुठभेड़ में उन्हें ढेर कर दिया। खौफ का दूसरा नाम रहे सोनू उर्फ भूपति उर्फ मलोजुला। वेणुगोपाल राव ने समझदारी दिखाते हुए 60 नक्सलियों के साथ अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर कर दिया। मुझे हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आके आपके सामने वो इस प्रकार से सरेंडर करे। तो मैंने उनको कहा कि आप उनको हाँ कहिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जंगल भी आने को तैयार हूँ, क्योंकि इतना बड़ा केडर अगर आत्मसमर्पण करता है तो ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे पुलिस ने उनको गढ़चिरौली में लाकर यहाँ पर उनका आत्मसमर्पण किया। एक करोड़ के इनामी और नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य बी सुधाकरण उर्फ किरण उर्फ सतवाजी
ने पत्नी समेत तेलंगाना में सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर घातक हमले और युवा आईपीएस अधिकारी उमेश चंद्र की हत्याओं में शामिल होने के आरोपी तकल्लापल्ली वासुदेव राव उर्फ रुपेश ने भी 208 नक्सलियों के साथ छत्तीसगढ़ में सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव के सामने सरेंडर कर दिया। $25 लाख के इनामी गुनुगु नरसिम्हा रेड्डी उर्फ जमपन्ना ने भी सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल होने का रास्ता चुना। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जिन नक्सली नेताओं ने खून बहाने का रास्ता ही चुना, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जंगल की जमीन को उन्हीं के खून से लाल कर दिया। $1 करोड़ का इनामी सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज मई 2025 में सुरक्षा बलों के हाथों छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगलों में मारा गया। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का आका और सीपीआई माओइस्ट की केंद्रीय समिति का सदस्य मिलिंद तैल टुंबड़े गढ़चिरौली में ढेर कर दिया गया। अप्रैल 2024 को माओवादी कमांडर शंकर राव को सुरक्षा बलों ने झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर एक भीषण मुठभेड़ में मार गिराया। पीएलजी बटालियन नंबर 1 का कमांडर और 1 करोड़ का इनामी नक्सली मांडवी हिडमा हाल में आंध्र प्रदेश के मारे दुमली में सुरक्षा बलों के हाथों ढेर कर दिया गया। आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर मांडवी हिडमा, जो पूर्व में पीएलजी बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है, माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे,
जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश के 126 जिलों में फैले लाल आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। एक दशक पहले माओवादियों को जड़ से खत्म करने का इरादा सिर्फ एक सोच और सपना नजर आता था, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने दृढ़ संकल्प को हकीकत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं है। किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का इनाम था, किसी पर 5 लाख का इनाम था। और ये सारे के सारे इनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए। ये सारे लोग बंदूकें छोड़ करके, बम छोड़ करके भारत के संविधान को गला लगाने के लिए तैयार हुए। साल 2019 में अमित शाह गृह मंत्री बने और नक्सल विरोधी अभियान को एक खास नीति के तहत तेज किया। नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार ने विकास की योजनाओं की बयार बहा दी। वहीं लोकतंत्र को चुनौती दे रहे माओवादियों के सामने साफ साफ 2 विकल्प रखे, या तो वे समर्पण कर मुख्य धारा में लौट आएं या फिर सुरक्षा बलों के हाथों एनकाउंटर में ढेर होने के लिए तैयार रहें। केंद्र सरकार की इस दृढ़ प्रतिज्ञा का नतीजा है कि हजारों की संख्या में नक्सली हथियार डालकर विकास योजनाओं का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं जो शांति की बात नहीं समझे, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। माओवादियों के खात्मे की वजह से 12 करोड़ आदिवासियों की जिंदगी में तरक्की का उजाला खिल रहा है। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक लाल आतंक के अंत की डेडलाइन तय की है। 31 मार्च 2026 इस देश से हम आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। समाप्त। नक्सलवाद, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को समृद्ध करने का। इस बीच हार्डकोर नक्सली हिडमा और देवजी का मारा जाना इस बात पर मुहर है कि अब जंगल में लाल आतंक अंतिम दौर में है। नक्सलबाड़ी से गढ़चिरौली तक फैला लाल आतंक अब चंद जिलों तक सिमट गया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में नक्सली अब तक के सबसे निचले हाशिए पर आकर खड़े हो गए हैं। कई नक्सली फोर्स के बढ़ते दबाव के चलते देश छोड़कर फरार हो गए हैं, तो बहुतों ने मुख्य धारा में लौटने के लिए सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों की अवैध उगाही का नेटवर्क लगभग पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। सरकार नक्सलियों की अवैध संपत्तियों को जब्त कर रही है। इससे साफ है कि मार्च 2026 से पहले ही देश नक्सल से मुक्त हो जाएगा। कभी देश भर के जंगलों में अपनी हुकूमत चलाने वाला वामपंथ आज बिल्कुल हाशिए पर खड़ा हो गया है। सीपीआई के शीर्ष नेता राष्ट्रीय महासचिव बसवा राजू और कुख्यात नक्सली हिडमा, जिसका 5-6 राज्यों में उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल तक जिसका आतंक था, वो मार दिया गया है। और उसके मारने के साथ साथ और भी सैकड़ों माओवादी मारे जा चुके हैं। नक्सली हिडमा करीब 2.5 दशक से आतंक का पर्याय बना हुआ था। हिडमा केंद्रीय कमेटी मेंबर था और देवजी केंद्रीय कमेटी महासचिव थे। दोनों ने मिलकर 5 राज्यों में करीब 700 से अधिक हत्याओं को अंजाम दिया। इन दोनों नक्सली कमांडरों की जोड़ी ने सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही करीब 300 से अधिक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को निशाना बनाया था। दोनों के आंध्र प्रदेश में मारे जाने के बाद लाल आतंक का खौफ अब सिमट गया है। रायपुर से मनोज कुमार के साथ गढ़चिरौली से अभिषेक भटनागर।
भारत एक्सप्रेस। कभी पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक नक्सलवाद का खौफ रहता था। जंगलों में सिर्फ माओवादियों की सरकार चलती थी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र लाल आतंक का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने सामूहिक रूप से एक योजना पर काम किया। एक तरफ सुरक्षा बल आधुनिक तकनीक के साथ नक्सलियों पर काल बनकर टूट पड़े, तो वहीं नक्सली इलाकों में विकास योजनाओं की रफ्तार तेज की गई। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करने के पूरे मौके दिए गए। साथ ही जो समझाने पर भी नहीं माने, उन बड़े बड़े नक्सलियों को एनकाउंटर में जंगल में ही दफन कर दिया गया। रिपोर्ट को देखिए। वैसे तो नक्सलबाड़ी से शुरू होकर गढ़चिरौली तक देश के कई राज्यों पे नक्सलियों ने अपना कब्जा किया था, लेकिन अगर वसूली या उनके पैसे की फंडिंग इकट्ठा करने की बात करें तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दो राज्यों से हर साल 8 से 900 करोड़ रुपए की अवैध वसूली होती थी और जिसके दम पे नक्सल संचालित होता था। लेकिन जिन इलाकों से उनकी वसूली होती थी वहां अब कैंप बने हैं और पैरामिलिट्री फोर्स और लोकल पुलिस की चहलकदमी होती है, जिसकी वजह से उनका न सिर्फ भारी नुकसान हुआ बल्कि हथियार गोला बारूद भी आने का सिस्टम पूरा ब्लॉक हो गया। और नक्सली जो पहले कभी इस मनसे से आत्मसमर्पण करते थे कि हथियार छोड़ के चलो कि कभी भविष्य में जरूरत पड़ी तो इस हथियार से लेके हम फिर काडर बनाएंगे, आज वही नक्सली जो आ रहे हैं आत्मसमर्पण करने के लिए वो लगभग हथियारों के साथ आ रहे हैं और हथियार भी भरमार नहीं बल्कि AK-47 इंसास जैसे आधुनिक हथियारों को लेकर आ रहे हैं। जो नक्सल कभी खौफ का पर्याय बना था आज वो बिल्कुल ही खात्मा के कगार पे है। बता दें साल 2013 में नक्सलियों का देश के 20 राज्यों के 182 जिलों में असर था, लेकिन नवंबर 2025 तक ये संख्या सिर्फ 6 जिलों तक सिमट गई, जिनमें छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के साथ झारखंड का 1, महाराष्ट्र का 1 जिला, आंध्र प्रदेश का 1 जिला और ओडिशा का 1 जिला शामिल है। बता दें आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, पूर्वी गोदावरी, पर्वतीपुरम, मणियम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम जैसे नक्सल प्रभावित थे। इनमें सबसे अधिक अल्लूरी सीताराम राजू जिला नक्सल प्रभावित था, जहां पर हिडमा और देवजी मारे गए हैं। उड़ीसा राज्य के 30 जिलों में 19 जिले नक्सल प्रभावित थे। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 17 जिले नक्सल प्रभावित थे। तेलंगाना राज्य के 9 जिले नक्सल प्रभावित थे। महाराष्ट्र के 6 जिले नक्सल प्रभावित थे। इस तरह से देश भर में साल 2013 में 182 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2025 में नक्सल प्रभावित मात्र 11 जिले बचे हैं। उनमें भी अब नक्सली मूवमेंट बेहद ही कम हो गया है। In other districts, Vijayawada, NTR districts, Krishna districts, Kakinada, Eluru and few other places, we have arrested 31 people. Out of 31, 9 of them are security guard of Central Committee member Devji. Then remaining are from Battalion and South Bastar Zonal Committee. So all they were trying to take shelter and revive the movement in Andhra Pradesh. So on keeping a continuous watch on that, and we have waited for the right opportunity, and today that entire action is being taken. It is also reported that few Maoists have run away from the encounter place. The combing operation is still going on. साल भर के भीतर नक्सल ऑपरेशन में फोर्स और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 9 बड़े नक्सली मारे गए, जिनमें बसवराजू नक्सली संगठन का महासचिव रेणुका, सेंट्रल रीजनल ब्यूरो जयराम उर्फ चपाती, केंद्रीय कमेटी मेंबर नीति, DKSJC बालकृष्ण उर्फ रामराजू, केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर,
केंद्रीय कमेटी मेंबर भास्कर राव, तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर कोश, पुलिस ब्यूरो मेंबर गुडसाऊ सैंडी, पोलित ब्यूरो कमेटी हिडमा, केंद्रीय कमेटी मेंबर देवजी शामिल हैं। हाल में मारे गए माडवी हिडमा ने पिछले कई सालों में कई बड़े बड़े नक्सली हमलों को अंजाम दिया था, जिनमें शामिल हैं हिडमा का आतंक, 2006 में सलवा जुडमू में एराबोर में 31 ग्रामीणों को जिंदा जलाकर हत्या, 29 जून 2008 को हमला कर 38 जवान शहीद किए, 13 फरवरी 2000 को 15 जवान शहीद, 26 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ पुलिस टीम पर हमला कर 11 जवान शहीद, साल 2007 में रानी बोदली हमला कर 55 जवान शहीद, 2013 झीरम घाटी कांड में 32 कांग्रेसी नेताओं की हत्या, साल 2014 टहलवाड़ा हमला 16 जवान शहीद, 2017 बुरकापाल हमले में 25 जवान शहीद, 2020 चिंता गुफा हमले में 17 जवान शहीद, 2021 टेकलागुडम हमले में 22 जवान शहीद। अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और करीब 2 साल होने को आए हैं। हमारे जवान बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं और केंद्र में भी हमारी सरकार है, उसका भी लाभ है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी, उनका तो संकल्प ही है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। और इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो बस्तर का क्षेत्र है, जो नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता था, वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। बता दें, अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद नक्सलियों के सरेंडर और एनकाउंटर में बेहद तेजी आई। साल 2020 से अब तक करीब 550 नक्सली मारे गए हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। केंद्र सरकार ने नक्सलियों के खात्मा यानी वामपंथ उग्रवाद के खात्मा का समय मार्च 2026 तय किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो बीते 1 साल के भीतर 300 के लगभग नक्सलियों को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने मार गिराया है। अब जंगलों में जहां वो कभी छिपा करते थे और कभी अपनी अदालत लगाया करते थे, आज उनको वो जंगल काटने को दौड़ रहा है। जंगलों में उनको छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है और जंगलों से निकल के और शीर्ष नेता जो कई गणेश से लेके रमन्ना जो समेत कई नेता जो आज जंगलों में, उनकी कहीं चहलकदमी नहीं दिख रही है। रायपुर से मनोज कुमार के साथ गढ़चिरौली से अभिषेक भटनागर, भारत एक्सप्रेस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।